2/x माइनस 3/y प्लस 3/z is equal to 10. इक्वल्स टू 10। Yes, sir. आगे? और 1/x plus 1/y plus 1/z हाँ is equal to 10. 10। और सर अगला है 3/x minus 1/y plus 2/z equal to 13. XYZ निकालना, ठीक है। हाँ सर। हाँ देखिए, अभी तक हम लोग क्या किए थे ना कि पिछले क्लास में जो पढ़ रहे थे सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, उसमें हम लोग देखे थे डायरेक्ट लीनियर इक्वेशन था, ठीक है, डायरेक्ट लीनियर इक्वेशन। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि मेरे पास वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में रहेगा तो आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम क्या सीखे हैं कि अगर कभी लीनियर इक्वेशन बनेगा तो वेरिएबल न्यूमरेटर होना चाहिए। उसके लिए आपका स्टार्टिंग पार्ट ये होगा 1/x को आप समथिंग u बोल ले, 1/y को आप v कह दीजिए और 1/z को आप w अज्यूम कर लीजिए। समझ में आया? इससे क्या होगा ना कि जब आप 2/x के जगह लिखेगा तो क्या आप यहाँ पे 2u लिख सकते हैं। मीन्स ये जो इक्वेशंस है वो u v w में 2u माइनस 3v प्लस 3w इक्वल्स टू 10। यहां से u प्लस v प्लस w इज इक्वल्स टू 10। यहां से 3u माइनस v प्लस 2w इज इक्वल्स टू 13। आ गया मेरा 3 लीनियर इक्वेशन। अब जैसे पिछले क्लास में सॉल्व किए थे बस वैसे प्रोसीड करेंगे और कैलकुलेशन किसका करेंगे, u v w का। और मान लीजिए हम आगे का बात बता रहे हैं आपको, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए u v w आ गया, अज्यूम करते हैं कि u मेरे पास 2 आया, तो u किसके बराबर था, u 1/x था। तो आप ये कह सकते हैं ना कि x जो होगा वो 1/2 होगा। समझ गए थ्योरी क्या लगेगा अभी इस पे, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऐसे ही करेंगे। अब बस आगे प्रोसीड करते हैं। किसी को दिक्कत समझने में, यहां से ऐसे कन्वर्ट किए। अब यहां पे हम लोग सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन लगाएंगे और कैलकुलेट करेंगे u v w। उसके बेसिस पे हम लोग x y z कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। क्या करते थे कि एक मैट्रिक्स A बनाते थे यूजिंग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स इज 2 - 3 3 2 - 3 3 1 1 1 3 - 1 2। इसके बाद मैट्रिक्स B बनाते थे बाय कांस्टेंट्स 10 10 13 10 10 13 और एक वेरिएबल मैट्रिक्स X होता था। यहां वेरिएबल में कौन रहेगा, u v w रहेगा, x y z नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा, u v w। कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करना हम लोगों को किसके लिए, a इनवर्स के लिए। तो फॉर a इनवर्स पहला काम डिटरमिनेंट ऑफ a देखा जाए यहां से कैलकुलेशन, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 2 और प्लस 1 3, फिर प्लस 3 टाइम्स ये हो गया 2 माइनस 3 मीन्स -1, फिर प्लस 3 टाइम्स ये हो गया -1 और -3 -4। ओवरऑल चेक कीजिए कितना 6 -3 और -12 तो -15 मीन्स -9, ठीक है, -9। डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, इट इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब a जो है वो इन्वर्टिबल है, मीन्स उसका इनवर्स कैलकुलेट होगा। तो हम लोग a कैलकुलेट करते हैं, है ना, a का इनवर्स। उसके लिए कोफैक्टर ऑफ a, सीधा कोफैक्टर ऑफ a कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कोफैक्टर ऑफ a देखिए, जो यहाँ पे मेरे पास कोफैक्टर होता है उसके लिए हम लोग यहाँ से माइनर निकालते हैं, उस पर साइन कन्वेंशन अप्लाई करते हैं, कोफैक्टर मिलता जाता है, बस उसी के लिए प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले 2 के लिए कितना मिलेगा, 2 के लिए कितना मिलेगा चेक कीजिए, वहां से 3 मिलेगा। फिर उसके बाद 3 के लिए यहां से देखिए -3 के लिए क्या मिलेगा 1 के -1, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इस वाले 3 के लिए देखिए क्या मिलेगा, चेक कीजिए पहले -4। अब आगे प्रोसीड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। 1 के लिए, इस 1 के लिए कितना हो गया -6 और +3 तो -3। 1 के लिए 4 -9
तो -5 इस वन का, -2 और +9 7 इस 3 के लिए, -3 और -3 -6 इस -1 का, 2 -3 -1 यहां पे +1 होगा, इस 2 का 2 + 3 5 मिल गया हम लोग को कोफैक्टर। कोफैक्टर के बाद इनवर्स, इनवर्स हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो ए इनवर्स जो होता है ये 1/द डिटर्मिनेंट होता है, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना 1/9, ठीक है। उसके साथ में यहां पे क्या रहता है एडजॉइंट, और एडजॉइंट कैसे निकालते हैं हम लोग, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो कोफैक्टर है ट्रांसपोज लिखते चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे एडजॉइंट है, क्या होगा 3 3 -6 1 -5 1 फिर -4 -7 और 5, ये मिल गया ए इनवर्स। हम लोग ये सीखे थे कि ये जो इक्वेशन दिया गया है ये एक्चुअल में कौन से फॉर्मेट में है, a इंटू एक्स इज इक्वल्स टू बी के फॉर्मेट में है। तो x कैलकुलेट करने के लिए हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, ये a इनवर्स इंटू बी होगा। तो जो हमको x मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है उसके लिए a इनवर्स -3 3 -6 1 -5 1 -4 -7 5 को मल्टीप्लाई करेंगे b से, b 10 10 13 10 10 13। चलिए सॉल्व करते चले। x के जगह क्या हम कॉलम u v और w का लिख सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें -1/9 को बाहर छोड़ दिए, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए 30 + 30 60 60 और -78 तो -18 फिर से 10 -50 -40 और +13 -27 चलिए -40 -70 -110 और उसके साथ +65 तो -45, हाँ ठीक है, -40 ठीक है, और -70 -110 हो गया, -110 और 5 × 13 65 -45 हो जाएगा, ठीक है, निकल गया। -9 से सबको डिवाइड कीजिए और सोच के बताइए जो u v w है वो कॉलम में यहां पे क्या देगा, -9 से डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा 2 3 5, ठीक है। अब यहां पे मेरा एक डिक्लेरेशन है कि u का वैल्यू अगर हमको 2 मिल गया, v का वैल्यू हमको कितना मिल गया 3 और w 5, v 3 और w है 5, तो इसके अकॉर्डिंग x कितना, 1/2 इसको देखेंगे ना, इसको रेसिप्रोकल अज्यूम करके चले थे हम लोग, ठीक है। तो x आ जाएगा 1/2, y कितना 1/3 और z कितना 1/2। समझ में आया कैसे बनेगा ये क्वेश्चन? यस सर। चलिए ठीक है, और किसी का कोई डाउट इसको नोट, चलिए कोई डाउट नहीं। देखिए क्वेश्चन एक हमको भेजा गया था, थोड़ा हम उस पर डील कर दें। a⁵ is equals to null matrix, a⁴n not equals to identity matrix। कौन कौन से n वैल्यू के लिए, जब n 1 2 3 और 4 होगा तब के लिए, ठीक है। मतलब a का पावर 1 है तो वो आइडेंटिटी नहीं है, a का पावर 2 भी आइडेंटिटी नहीं, 3 भी आइडेंटिटी नहीं, a का पावर 4 भी आइडेंटिटी नहीं, और बताया गया a का पावर 5 कितना नल मैट्रिक्स। तो पूछा गया था i - a होल इनवर्स क्या होगा, और इसमें कुछ ऑप्शंस था। देखिए i - a होल इनवर्स क्या होगा, तो ऑप्शन ये दिया था a⁴ a³ i + a, और d में लिखा था नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस। देखिए जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन होगा ना, आपको थोड़ा सा एक छोटे से खुद के कंडीशन से आगे प्रोसीड करना होगा, ठीक। क्वेश्चन में आप देख रहे हैं आई पूछा मगर कहीं दिया नहीं है कि आई क्या है, तो आप ऐसा एक टर्म यहां से कैसे ला सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि i - a का पावर 5 लिखे तो i - नल मैट्रिक्स लिख सकते हैं। देखिए इस लाइन को ये लिखे हैं, बोलिए किसी को कोई दिक्कत है?
ठीक है। जब ये पार्ट आ गया तो क्या हम इसको i⁵ माइनस a⁵ इक्वल्स टू i लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका फैक्टराइजेशन करता है, तो सोचिए इसका फैक्टराइजेशन तो काफी बड़ा हो जाएगा, होगा, इसका फैक्टर निकालना काफी बड़ा होगा। तो वैसे केस में आप थोड़ा जीपी के तरीके से चलिएगा, ठीक है। कैसे कहते हैं, 1 माइनस आर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता है, 1 माइनस r⁴n बाई 1 माइनस r, ऐसा होता है ना, ठीक है। तो जनरल अलजेब्रा में जो 1 है, मैट्रिक्स अलजेब्रा में उसकी तरह कौन बिहेव करेगा, i। तो हम लोग इसको कुछ उसी तरीके से लेके चल सकते हैं, यानी कि अगर हम इस वाले पार्ट को कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर दें तो हम उसको जीपी का टर्म्स लिख सकते हैं। सोचिए क्या करना होगा हमको i माइनस ए से एक बार मल्टीप्लाई करना होगा इसमें i माइनस a⁵ और एक बार डिवाइड करना होगा इस, ठीक है। और ये पूरा पार्ट i माइनस नल मैट्रिक्स किसके बराबर, i, ठीक है। अब थोड़ा सोच के बताइएगा इस पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, सोचिए, सोच के हमको बताइए इस पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, जबकि हम आपको ये बता रहे हैं क्या, ऐसा ऐसे ऐसे लिखेंगे ना, ठीक है, इस टाइप से, इस टाइप से। और हर एक आर की जगह पे कौन होगा, ए होगा, जैसा जीपी में होता है, ठीक है। तो इस प्लेस पे ये जो अभी बॉक्स में बंद करके दिखाएं बस उसको लिख रहे हैं, ठीक। क्या लिखा जा सकता है, सबसे पहले तो आई होगा, उसके बाद क्या आएगा, ए आएगा, उसके बाद क्या आएगा, a² आएगा, उसके बाद क्या आएगा, a³ और लास्टली ये कहां खत्म होगा, a4 पे, क्योंकि यहाँ 5 का मतलब 5 टर्म्स और a का पावर 0 मीन्स आइडेंटिटी से स्टार्ट हुआ, फिर a का पावर 1 2 3 4, लास्ट टर्म इसमें कहां तक जाता है, इसमें लास्ट टर्म r⁴n-1 तक जाता है ना जीपी में, ठीक है। तो वही चीज कि अगर हमको 5 तक जाना है तो हम कहां तक लेके चलेंगे, n-1 मीन्स 4 तक। ये पार्ट इतना लिखा जा सकता है, दैट इज इक्वल्स टू i। बोलिए किसी को दिक्कत है इस लाइन में, ये केवल इतना लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा था ना कि i माइनस ए का इनवर्स कितना होगा, i माइनस ए का इनवर्स, तो i माइनस ए के इनवर्स से इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इधर भी उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो लिखा जा सकता है i माइनस ए इनवर्स इंटू i माइनस ए इंटू ये पूरा टर्म i प्लस a², a³ a4 एंड इट इज इक्वल्स टू i माइनस ए से मल्टीप्लाई किए हैं i माइनस ए इनवर्स, ठीक है, इनवर्स i माइनस ए इनवर्स। अब सोच के बताइए ये क्या होगा, बस यहां से यहां तक आइडेंटिटी। अरे ये ज्यादा कुछ नहीं है, ये एक मैट्रिक्स का इनवर्स है और ये वही वाला मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो आइडेंटिटी, ये पूरा पार्ट आइडेंटिटी बन गया, मतलब लेफ्ट में आपके पास केवल ये बच गया, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, i प्लस a² प्लस a³ प्लस a4 इज इक्वल्स टू i माइनस ए होल इनवर्स, ठीक है। समझ में आया, i माइनस ए होल इनवर्स के लिए क्या आंसर होगा। अब बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन, कौन सा, नन ऑफ दिस। कहा आपको ये चीज, ये a4 थोड़ी है, ना ही ये a³ है और ना ही ये i प्लस ए है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये तो इन तीनों में से कुछ नहीं है, ये अपने आप में कुछ एक अकेला टर्म है और वो किसमें, कौन सा आंसर सही होगा, नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। इसी चीज को और किस तरीके से लिख सकते हैं, हो सकता है आपके ऑप्शन में ये प्रेजेंट अगर होता तो यही वाला मेरा आंसर हो जाता, समझ रहे हैं ना। ये पार्ट और ये पार्ट दोनों एक ही चीज है, तो ऑप्शन में जैसा चीज प्रेजेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप टिक मार के आएंगे। अगर आपका रिक्वायर्ड पार्ट ऑप्शन में नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, फिर आंसर कौन सा हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। नोट कीजिए, एक और क्वेश्चन था, थोड़ा हम बताते चले। देखिए एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये लिखा है ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस
सच दैट B इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ A इनवर्स इंटू B इंटू A। तो फाइंड करना था, फाइंड A प्लस बी होल स्क्वायर। A प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा, और ऑप्शन ये दिया हुआ था नल, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तीसरे में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कंटिन्यू है उसी में, ठीक है, बी स्क्वायर, और उसके साथ फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ था ए प्लस बी, ये भी। ठीक है, इसमें ये वाला जो पार्ट दिया ना, इतना तो कंफर्म है कि जो गिवन कंडीशन हम लोग स्टार्ट वहीं से करेंगे, ठीक है। तो यहां से जब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए इनवर्स बी ए, सोच के देखिए ए इनवर्स है ना, तो ए से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है ना उमंग। हाँ, इस वाले कंडीशन में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई ए, मैट्रिक्स ए, और वो भी कैसा, प्री मल्टीप्लायर की पोस्ट मल्टीप्लायर, प्री मल्टीप्लायर। इसका मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड में a इंटू बी और राइट हैंड साइड में नेगेटिव ऑफ a इंटू ए इनवर्स इंटू बी इंटू ए। बोलिए ये क्या होगा, आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी तो राइट साइड में केवल बी ए होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो ए बी मैट्रिक्स है वो माइनस बी ए के इक्वल है, ए बी माइनस बी ए के इक्वल है। अब चलिए प्रोसीड करते हैं इस पे, ठीक ना, जो हम लोग को पूछा गया। अगर हम इस पार्ट पे आगे बढ़े तो लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हम लोग इसमें सिंपल अलजेब्रा का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि a प्लस बी को मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी से, a प्लस बी को मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी से, कि क्या होगा, ठीक है, क्या होगा। बस हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं, देखिएगा थोड़ा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो एक टर्म ए स्क्वायर, एक टर्म ए बी, एक टर्म बी ए और एक टर्म बी स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर, ए बी, बी ए और बी स्क्वायर, 4 टर्म हो गया। अब इस 4 टर्म में अगर हम एक सब्स्टिट्यूशन करना चाहें ए बी का, तो ए बी को किससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? माइनस बी ए। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी और बी ए तो कैंसिल हो गया, तो नेट रिजल्ट मेरे पास क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन? बी, ठीक है। और देखिए किसी का कोई डाउट, हटाएं इसको। क्राइटेरिया, कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी। अच्छा, पिछले क्लास में हम लोग ये पढ़े थे कि अगर कभी भी, ठीक है, बताते चलिएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होता है, कंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट हुआ तो यूनिक सॉल्यूशन की नो सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कैसा? इसका यूनिक सॉल्यूशन है ना, यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। दूसरा, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो जाए और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नल मैट्रिक्स के बराबर हो, कंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट होगा तब ना सॉल्यूशन निकलेगा, कंसिस्टेंट होगा और साथ ही साथ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अच्छा, तीसरा बात, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 और इसके साथ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो था वो नल मैट्रिक्स के इक्वल नहीं होगा। वैसे केस में कंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट? इनकंसिस्टेंट। अगर ये इनकंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा? नो सॉल्यूशन। ऐसे केस में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। आप थोड़ा सोचिएगा, ये तो हम आपको कंडीशन लिखा दिए थे और हम आपको बोले थे कि आपको याद करना जरूरी है, ठीक है। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि क्यों ऐसा होता है, ये बस क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। देखेंगे आज का क्वेश्चन, ठीक है, उसमें आपको ये कंडीशन यूज में आएगा कैसे वो पता चलेगा, मगर आपसे कोई नहीं पूछेगा कि ये क्यों ऐसा होता है, मगर आपको समझ में आना चाहिए क्यों ऐसा होता है, ठीक है। देखिए, हम लोग ये पढ़े हैं अभी अभी जो यूज कर रहे थे कि अगर सॉल्यूशन निकालना है तो x निकालने का तरीका क्या था, a इनवर्स इंटू बी होता है, a इनवर्स इंटू बी जैसे निकालते हैं। इसी पार्ट को a इनवर्स को
1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी लिख सकते हैं। ये हो गया पूरा ए इनवर्स का पार्ट, और उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में बी था तो यहाँ पे बी लिख दिए। ठीक है, अब सोचिएगा, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, यानी यहाँ नॉन जीरो वैल्यू, कौन से प्लेस पे? डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर में नॉन जीरो वैल्यू, तो अगर डिनोमिनेटर में नॉन जीरो वैल्यू आता है तो हमेशा सॉल्यूशन निकलता है। मान लेते हैं अगर 5/3 लिखा, या फिर 7/2 लिखा, या 1/9 लिखा, ये सब अपने आप में एग्जिस्टिंग नंबर है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं है। तो क्योंकि डिनोमिनेटर पार्ट 0 नहीं हो रहा है, इस कारण से ये सिस्टम कैसा होता है? कंसिस्टेंट होता है, और इस कारण से इसका कितना सॉल्यूशन निकलता है? एक यूनिक सॉल्यूशन निकलता है। ठीक है, दूसरे पे आइए। दूसरे पे अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है, ठीक है, तो सोच के बताइएगा, ए इनवर्स बी को हम ऐसे लिखे 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये ए इनवर्स है, और इंटू बी। बोलिए तो यहां पे अगर डिटर्मिनेंट 0 तो इसका मतलब डिनोमिनेटर 0, और उसके साथ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ये भी 0। ये कौन से टाइप का? 0/0। अब हमको सोच के बताइए, 0/0 एक फॉर्म होता है या इनफाइनाइट फॉर्म होता है? इनफाइनाइट फॉर्म होता है। ठीक है, हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। देखिए कैसे, मान ले कोई बोला कि 2/2 बाई 2 - 2 बाई 3 - 3, हम बोलेंगे ये तो 0/0 फॉर्म है। कोई अगर ये बोला कि देखिए सर 2 - 2 और बाई 5 - 5, हम बोले अच्छा ठीक है, ये भी तो 0/0 फॉर्म है। तो क्या हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि 0/0 फॉर्म एक्चुअली क्या होता है? नहीं, एक्चुअली क्या होता है ये डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। हम बोलेंगे बहुत सारा सॉल्यूशन हो सकता है, और बहुत सारा सॉल्यूशन हो सकता है मतलब कितना सॉल्यूशन हो सकता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो 0/0 लिमिट में पड़े हैं, अगर 0/0 भी आता है तो हम लोग उसका वैल्यू निकालते हैं, और अगर वैल्यू निकला, सॉल्यूशन निकला, इसका मतलब सिस्टम कौन से टाइप का? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, और सॉल्यूशन कितना? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। किसी को दिक्कत समझने में? हाँ बोलिए, और कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं, किसी को दिक्कत है इन दोनों पार्ट में? तो थर्ड आपसे पूछेंगे फिर। सॉल्यूशन के लिए x जो होगा a इनवर्स इंटू बी मीन्स 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी, ये था मेरा a इनवर्स। अगर इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 है मीन्स डिनोमिनेटर 0 हो गया, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी अगर नॉन जीरो है तो न्यूमरेटर नॉन जीरो है, न्यूमरेटर नॉट इक्वल टू 0 और डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि कुछ ऐसा आएगा समथिंग 5/0। क्या ये कभी भी सॉल्व करना पॉसिबल होता है? नो सर। इसका कोई आंसर ही नहीं आता है। इसमें हम लोग बोलते हैं इट अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और इंफिनिटी मतलब कोई नंबर नहीं होता है, वो बताता है वेरी लार्ज नंबर। ठीक है, तो कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिला, इस कारण से थर्ड कंडीशन में हम लोग क्या मेंशन करते हैं? नो सॉल्यूशन। समझ में आया क्यों ऐसा कहा जाता है? अच्छा बोलिए, इसमें लाइन पैरेलल होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, या कोइंसिडेंट होगा? इंटरसेक्टिंग। सेकंड वाले में इसमें तो कोइंसिडेंट होगा ना सेकंड में। अरे कॉपी में से देख के मत बोलिए, हम इसीलिए ना आगे पीछे लिखे थे। कॉपी में हम इसको शायद पहले लिखाए थे और इसको बाद में लिखाए थे। ठीक है, शायद हमको ऐसा लगता है। तो आपको ध्यान रखना है कंडीशन, जब कभी भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब कोइंसिडेंट, जब कभी भी यूनिक सॉल्यूशन मतलब इंटरसेक्टिंग, और जब भी नो सॉल्यूशन होगा वैसे केस में पैरेलल। ठीक है, पैरेलल। तो ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। अब थोड़ा सा हम लोग को आगे और डील करना है, कंटिन्यू करते हैं। फॉर होमोजीनियस सिस्टम, फॉर होमोजीनियस सिस्टम, तो अपने पास जो सिस्टम होता है उसका फॉर्मेट होता है a इंटू एक्स इज इक्वल्स टू बी। ये फॉर्मेट होता है मैट्रिक्स के फॉर्म में। आपको हम पिछले क्लास में ये बताए थे कि होमोजीनियस कहने का मतलब क्या हो जाता है कि
मैट्रिक्स बी पूरा का पूरा नल होगा। तो इफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स देन सिस्टम होमोजीनियस। वैसे केस में सिस्टम कैसा होगा? होमोजीनियस। फॉर्मेट देखिए कैसा आएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू 0। देख रहे हैं राइट हैंड साइड में कांस्टेंट बोल के जो भी है वो सब का सब एक ही वैल्यू है, कितना? 0। पूरे के पूरे इक्वेशन में वेरिएबल का पावर बताइए, हर एक टर्म में वेरिएबल का पावर 1, a1 x का 1, y का 1, z का 1। हर एक टर्म में वेरिएबल का पावर सेम है, और वेरिएबल का पावर सेम होता है तो इक्वेशन को कैसा बोलते हैं हम लोग? होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन। ऐसे केस में a आपको पता कैसे निकलेगा? कोफिशिएंट्स a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 और c3। उसके बाद यहां पे मैट्रिक्स b कैसा है? ये तो नल है, ठीक है। मैट्रिक्स b कैसा है? नल, 0 0 0 नल मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स x आपको ये पता वेरिएबल के साथ x y z, सही। अब इसमें कंडीशन क्या बनता है ना, सबसे पहला कि अगर कहीं डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 होगा, खुद से सोच के आंसर दीजिएगा, हम आपको प्लेस देते हैं सोचने का। इस पे सोचिए, 0/0 हो जाएगा ना फिर से एक बार ठीक से सोचिए, इस पे सोचिए, इस पे। नॉट इक्वल टू 0, b तो 0 हो जाएगा नल हाँ, मैट्रिक्स, एकदम ठीक है, ठीक है, एकदम ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए नॉन जीरो, ठीक है, क्योंकि बोल दिया ना डिटर्मिनेंट नॉट 0, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं होगा, तो इस मैट्रिक्स का जब एडजॉइंट निकालेंगे तो वो भी नल मैट्रिक्स नहीं होगा। मगर बी कैसा है? बी कैसा है? नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, नल मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, वो कैसा होता है? नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो न्यूमरेटर कैसा निकला? 0, न्यूमरेटर 0। अब डिनोमिनेटर के बारे में सोचिए, क्या डिनोमिनेटर मेरा 0 है? नहीं, नहीं है, नहीं है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है। मतलब कुछ ऐसे टाइप का कि 0/5 तो क्या आंसर आएगा? 0। 0/3 तो क्या आंसर आएगा? 0। 0/2 तो क्या आंसर आएगा? 0। यानी कि चाहे हम कोई भी वैल्यूएशन डिनोमिनेटर में रख दें, डिटर्मिनेंट a का कोई भी वैल्यू हो जाए, हर बार मेरा आंसर क्या आएगा? 0, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या बोला जाता है कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट, मतलब इसका सॉल्यूशन होगा, सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड कंटेन वन ट्राइवल सॉल्यूशन। ट्राइवल सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या हो गया? आइडेंटिकल रहेगा ये, ठीक है। इसी को कहा जाता है जीरो सॉल्यूशन। जीरो सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं होता है कि एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। जीरो सॉल्यूशन का मतलब होता है एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू सेम रहेगा और सबका वैल्यू किसके बराबर रहेगा? 0, ठीक है। हाँ, वन ट्राइवल सॉल्यूशन लिखे। ये वाला हटा दे, ये तो पहले का है। अच्छा ले लीजिए, स्नैप ले लीजिए, फिर आगे बढ़े हम। देखिए यहां लिखे हैं वन ट्राइवल सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन, उसी का लाइन कंटिन्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वाई जेड तीनों बराबर होगा और तीनों का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। तो जब कभी भी ट्राइवल सॉल्यूशन लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि x भी 0, y भी 0, z भी 0। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर पार्ट नॉन जीरो है और न्यूमरेटर पार्ट है वो कैसा है? 0, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर क्या है कि अगर कभी डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, या तो नॉन जीरो और नहीं तो 0 हो जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 हो जाए, वैसे केस में सोचिए कंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट?
सिस्टम इज कंसिस्टेंट, हाँ कंसिस्टेंट। अब बताइए कितना सॉल्यूशन हो सकता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड कंटेन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे आपको कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो पार्ट आपको समझाया उसके बेसिस पे आप कर सकते हैं। क्या समझे थे कि x निकालने का तरीका था a इनवर्स इंटू बी। इस a इनवर्स को लिखते हैं 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी, ऐसे। अच्छा, इसमें से ये पार्ट बोला जीरो, और हमको ये पता है कि ये वाला जीरो है क्योंकि हम किस पे बात कर रहे हैं? होमोजीनियस पे। बी किसके बराबर? नल मैट्रिक्स। तो वैसे केस में जब भी आप ध्यान दें, समझें, तो आपको पता चलेगा कि ये डिनोमिनेटर भी जीरो और ये न्यूमरेटर भी जीरो। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर दोनों जीरो हो गया, वैसे केस में फॉर्मेट आपको क्या मिलेगा? 0/0। और 0/0 का मतलब कितना सॉल्यूशन होता है? हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो होमोजीनियस है उसमें केवल 2 ही कंडीशन एग्जिस्ट करता है और नॉन होमोजीनियस में 3 कंडीशन एग्जिस्ट करता है। उसको आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन बनाते हैं, देखते हैं होमोजीनियस क्या है। एग्जांपल के लिए लिखा है x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू जेड। एक लिखा है x प्लस जेड इज इक्वल्स टू माइनस 2y, x प्लस 2z इक्वल्स टू माइनस 2y। बोलिए तीनों का तीनों होमोजीनियस है कि नहीं? सबसे पहला चीज चेक करें। जो ऐसा ढूंढ रहे हैं उनको तो एक मिल ही गया। अब यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा है तो पावर 1 पावर 1 पावर 1 खत्म, पावर 1 1 1 खत्म। ठीक है, सबका सब कैसा है? होमोजीनियस। अच्छा, अब इसी में से जब तक आप स्टैंडर्ड फॉर्म में एडजस्ट नहीं करेंगे तब तक आप ए नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसी पार्ट को अरेंज किया जाए तो x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0, 3x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2z प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। या फिर हम लोग जैसा होना चाहिए वैसे लिख लें आगे पीछे। ठीक है, अब इसमें से a निकालें तो a मैट्रिक्स मेरा कितना आएगा? 1 माइनस 2 1, यहां से 3 1 माइनस 1 1 2 2 ऐसा आ गया। ठीक है, बस a का जरूरत होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ a कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 1 टाइम यहां पे क्या आया? 2 प्लस 2 4 प्लस 2 टाइम्स इस प्लेस पे 6 प्लस 1 7, यहां प्लस 1 टाइम यहां से 6 माइनस 1 5 इज इक्वल्स टू, चेक कीजिए, 4 और 14 18, 18 और 5 23। ठीक है, 23 अगर इसका वैल्यू आया तो फर्स्ट सेक्शन की सेकंड सेक्शन कौन सा कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन इज नॉट इक्वल्स टू 0। और अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो अब हमको कुछ भी सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, हम मेंशन करेंगे सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर सिस्टम कंसिस्टेंट, सिस्टम मेरा कंसिस्टेंट होगा एंड कंटेन 1 ट्राइवल सॉल्यूशन। हाँ ठीक है, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, 1 ट्राइवल सॉल्यूशन। और वो ट्राइवल सॉल्यूशन कौन है? x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए है ऐसा ही, इसको आप नोट कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद है ना इस क्वेश्चन को बनाइएगा। ठीक, लिख रहे हैं x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0 माइनस x माइनस 2x माइनस 4y प्लस जेड इज इक्वल टू 0 और माइनस x माइनस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 0। निकालिए तो इसका सॉल्यूशन कितना आ रहा है? इनफाइनाइट, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ a कैसा आ रहा है? 0 आ रहा है। आप एक चीज देखे थे इसमें और इसमें रिलेशन? यस सर। दोनों कैसा है? सेम प्रोपोर्शन में है, सेम प्रोपोर्शन में है ना। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट 0 आ गया था।
डिटर्मिनेंट 0 मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हटा दें इसको बोर्ड पर से, यस सर। तब तो बताएंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन केवल लिख के नहीं छोड़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर होगा तो आप आंसर यहीं खत्म नहीं करेंगे, फिर आपको सॉल्यूशन निकाल के देना पड़ेगा। और अगर बाय द वे यहां पे लिखा गया कि एक सॉल्यूशन होगा, तो भी देखिए हम सॉल्यूशन लिखे ना कि एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या होगा 0। तो अगर कभी भी सिस्टम कंसिस्टेंट है तो आपको आंसर निकाल के देना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन आप निकाल लिए कि है, अब उसमें हम सॉल्यूशन निकालेंगे। हटाएं बोर्ड वाला, यस सर। चलिए ठीक। देखिए अभी हमको इस क्वेश्चन का जरूरत है, हम इसको रहने देते हैं, थोड़ा यहां लिख लें। उसके बाद आप में से जो भी बना लिए बहुत बढ़िया, नहीं बन पाया कोई दिक्कत नहीं है, देखिएगा हो जाएगा। हम यहाँ पे साइन चेंज कर दे रहे हैं, 2x प्लस 4y माइनस जेड इज इक्वल टू 0। नीचे वाला भी साइन चेंज कर दिए, x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0। इसमें a जो हुआ करता था वो डिटर्मिनेंट था 1 to 1 का, 2 4 माइनस 1 का, 1 to 1 का। क्योंकि ये जो मेरे पास R1 और ये R3 दोनों आइडेंटिकल है, R1 इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू R3, इस कारण से डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना 0। डिटर्मिनेंट का एक प्रॉपर्टी होता है जो डिटर्मिनेंट में हम लोग लिस्टिंग करेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट का एक प्रॉपर्टी होता है कि 2 रो या 2 कॉलम बराबर हो जाए, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। वैसे आप निकाल के चेक कर लिए, वो 0 आ गया, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A 0, क्योंकि मेरे पास होमोजीनियस है, हम मेंशन किए इनफाइनाइट सॉल्यूशन, हम मेंशन किए यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अब अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो उसको कैलकुलेट करना है। तो तरीका क्या कहता है ना कि किसी भी 2 इक्वेशंस को अडॉप्ट कीजिए, उसमें से एक वेरिएबल को आप मान लीजिए कांस्टेंट, ठीक है, और बाकी वेरिएबल्स का कैलकुलेशन कीजिए। तो अगर कभी भी उस तरीके से हमको काम करना है, क्या बात बोले, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है तो किसी भी 2 इक्वेशन को अडॉप्ट करना है, यूज में लाना है, उसमें से एक वेरिएबल को खुद से कांस्टेंट मान लेना है, ठीक है। तो वो वेरिएबल कौन होगा, वो डिसीजन आपका होगा कि किसको आप कांस्टेंट मानना चाहते हैं। हाँ, हम एक चीज देखें कि अगर हम z को कांस्टेंट मान लें तो देखिए फिर से ये सेम प्रोपोर्शन में हो जाएगा। देखिए 1/2 सेम प्रोपोर्शन में हो जाएगा, तो वो हमको ज्यादा बेनिफिट नहीं देगा। तो आपका डिसीजन यहां पे होता है, यहां और कोई रूल रेगुलेशन नहीं लगेगा। आपको बोला गया किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट अज्यूम कर लीजिए समथिंग के, तो वो आप डिसाइड कीजिए कि हमको किसको अज्यूम करना है, ठीक है। तो आप इतना तो देख के समझ गए ना कि z को नहीं मानेंगे। अब चाहे x को मान ले, y को मान ले, वो कंफर्म, वो हम कर सकते हैं, मगर z को नहीं अज्यूम करेंगे। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के कैलकुलेशन के लिए लेट x इज इक्वल्स टू k, एक कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, x इज इक्वल्स टू k। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हुआ करता था वो क्या बन जाएगा, वो बनेगा 2y प्लस जेड इज इक्वल्स टू माइनस के। बोलिए सही है, x उधर गया तो माइनस एक्स, x के जगह k पुट कर दिया। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा, ये हो जाएगा 4y माइनस जेड इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा माइनस 2k हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस 2k हो जाएगा। अब इस वाले सिस्टम को हमको सॉल्व करना है। बोलिए यहां पे किसी को कोई दिक्कत है तो आगे फिर प्रोसीड करें, कोई इशू, ठीक है। हम यहां लिख दिए, हम किसको कांस्टेंट माने हैं, x को माने हैं कांस्टेंट। अब इसको हमको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने में आप लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, आप कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, मैट्रिक्स अलजेब्रा। यानी कि एक मैट्रिक्स E अज्यूम कर लीजिए, E जिसमें कोफिशिएंट्स यूज होगा 2 1 4 माइनस 1। उसके बाद F एक मैट्रिक्स मान लीजिए कांस्टेंट्स का, माइनस के माइनस 2k, ये हो गया। बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, E इंटू एक्स दैट इज इक्वल्स टू F। तो जो x होगा वो किसके बराबर, E इनवर्स इंटू F के बराबर हो जाएगा। अब E का इनवर्स चाहिए, है ना, E का इनवर्स, तो E का इनवर्स हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बोलिए कैसे, डिटर्मिनेंट -2 -4 -6,
तो -1/6 और एडजॉइंट कैसे लिखें, ये वाला इंटरचेंज, ठीक है, लीडिंग वाला स्पीड हो जाएगा, -1 2 और ये साइन चेंज ऑफ डायगोनल, वाला का साइन चेंज हो जाएगा। बिल्कुल सही, -4 -1 और उसके साथ में f को मल्टीप्लाई करना है, तो f कौन, -k और -2 के, -k और -2 के। अच्छा आप सोच के बताइए, यहां से माइनस निकाल के इसके साथ कैंसिल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, और इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ कर देते हैं, तो x = 1/6 बाहर का बाहर रह गया, ठीक है, नेगेटिव क्यू पॉजिटिव हो गया, यहां से हट गया, फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम कितना मिलेगा, -k और -2k, सेकेंड रो विद द फर्स्ट कॉलम कितना मिलेगा, -4k और +4k मिलेगा ना, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को मल्टीप्लीकेशन से, तो पूछ लीजिए अगर है तो, नहीं है तो x एक्चुअल में कौन था, वेरिएबल कौन है मेरे पास, y और z, तो x जो था वो yz इज इक्वल्स टू, यहां पे देखिए -3k/6 कितना हो जाएगा, -k/2, ये 0/6 0 हो गया, यानी कि x जो था वो क्या था, k, y जो है वो कौन है, y -k/2 और z कितना आया मेरे पास 0। अब यहां पे k कौन, तो k कोई कांस्टेंट और किससे बिलोंग कर रहा है, एक रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, टोटल काउंटिंग में रियल नंबर्स कितना होता है, इनफाइनाइट, तो अगर रियल नंबर इनफाइनाइट यानी इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ k पॉसिबल, और अगर k का इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज पॉसिबल होगा तो x का भी इनफाइनाइट वैल्यू होगा, y का भी इनफाइनाइट वैल्यू होगा, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल गया पूरे के पूरे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, समझे। तो चाहे वो होमोजीनियस हो या नॉन होमोजीनियस हो, अगर कभी भी आपका ये कंक्लूजन मिलता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो रहा है तो आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैलकुलेट करके दिखाना है, और वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन किसके टर्म में आएगा, किसी कांस्टेंट k के टर्म में आएगा। बनाने का तरीका, किसी एक वेरिएबल को अपने अकॉर्डिंग कांस्टेंट मानेंगे, दो इक्वेशन यूज करके फिर से मैट्रिक्स मेथड लगाएंगे और उससे अनदर टू वेरिएबल्स का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k कैलकुलेट करेंगे, ताकि तीनों वेरिएबल k के फॉर्म में डिफाइन हो जाए, और k जब बिलोंग करेगा रियल नंबर से तो सॉल्यूशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा, ठीक है। देखिए इसमें कुछ दिक्कत है तो पूछ लीजिए, हम एक क्वेश्चन अभी देंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला आपको, ये और बड़ा होगा, ये और बड़ा होगा जब कभी भी नॉन होमोजीनियस रहेगा। नॉन होमोजीनियस में कहां बड़ा होता है, थोड़ा वो सुनिएगा। यहां तो आप डिटर्मिनेंट निकाले और बोल दिए कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, मगर नॉन होमोजीनियस में याद कीजिए कंडीशन, डिटर्मिनेंट निकालने के बाद एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, और अगर वो नल मैट्रिक्स आता है तब बोलते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो एडजॉइंट निकालना अपने आप में लेंदी, फिर एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई किया जाता है, तब कहीं आप डिक्लेयर कर पाएंगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, पूरा भर गया, ठीक है। उसके बाद आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन के कैलकुलेशन के लिए प्रोसीड करते हैं। तो नॉन होमोजीनियस इससे भी बड़ा होगा जब कभी भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेगा। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन उसमें से ट्राई कर लीजिएगा, हम आपको बता देंगे कैसे आपको पता चलेगा कि कौन इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला है, ठीक है, हम देख के बता देंगे। आप उसमें से एक से दो क्वेश्चन बना लीजिएगा, एकदम दिमाग शांत करके पैटर्न के हिसाब से कंटिन्यू एक बार में सही कर लीजिएगा। 2 पेज 3 पेज भर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये इतना बड़ा होता ही है, इसको छोटा नहीं कर सकते आप, ठीक है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो आपको एक से दो क्वेश्चन उस पर प्रैक्टिस कर लेना है, बस खत्म। अभी हम आपको एक दे रहे हैं क्वेश्चन, वो दे रहे हैं हम होमोजीनियस के बेसिस पे, ठीक है, होमोजीनियस के बेसिस पे कैलकुलेट कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x plus 3y minus 2z equal to 0, 2x minus y plus 4z equal to 0, x minus 11y plus 14z equal to 0।
ये 14 लिखा है, सॉल्व कीजिए तो। सर इनफाइनाइट आ रहा है। हाँ इनफाइनाइट आ रहा है। आप किसी भी एक टर्म को अज्यूम कर ले कांस्टेंट, और उसमें से दो इक्वेशन अगर आपको चुनना होगा ना, दो इक्वेशन, तो दो इक्वेशन में कभी भी बड़े डेटा वाले को नहीं लिया जाता है, ठीक है। ये अपना डिसीजन होता है, खुद से समझना है। ज्यादा बड़ा बड़ा डाटा ले लीजिएगा तो कैलकुलेशन भी तो थोड़ा सा लेंथी चला जाएगा ना। इस कारण से आप इन दोनों को प्रेफर कीजिएगा अपने कैलकुलेशन में, फर्दर कैलकुलेशन में इसको प्रेफर कीजिएगा। किसको अज्यूम करेंगे? सब कोई जेड को मानिएगा के, मतलब ताकि आंसर हमको पता चल सके, अदरवाइज डिफरेंट डिफरेंट आंसर आएगा। तो सब कोई दो इक्वेशन लेंगे और जेड को के अज्यूम करके सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई, उस तरीके से बनाइए। और z इज इक्वल टू k, x इज इक्वल्स टू -10/7 के, y y इज इक्वल टू 8/7 k, 8/7 के और z के। z k। और ये जरूर मेंशन कर लीजिएगा, है ना, सब्जेक्टिव है कि k बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखिए इसके अलावा किसी का आंसर कुछ और या सेम है तो ठीक है, सर सेम है सर। ठीक। और किसी का कि प्रोसीड नहीं हो पाया, बन नहीं पाया, ऐसा कुछ भी? आ गया सबका? सेम आ रहा है ना, एकदम ठीक, ठीक है। सब कोई इसको है ना देख लीजिएगा। अगर बाय द वे किसी का नहीं बना, हो सकता है किसी किसी का प्रोसेस अभी चल रहा होगा, तो एटलीस्ट आप है ना ये वाला आंसर अभी हम छोड़ दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, बाद में देख लीजिएगा। नहीं बना तो हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। प्रोसीड करते हैं। देखिए कंपटीशन में क्वेश्चन इससे रिलेटेड कैसा आएगा। क्वेश्चन ये है, फाइंड नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए, फाइंड नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए, स्मॉल लेटर का ए, ठीक है। फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन है a स्क्वायर एक्स प्लस 2 माइनस ए एक्स सॉरी y इज इक्वल्स टू 4 प्लस ए स्क्वायर। दूसरा है ए एक्स प्लस 2a माइनस 1y इज इक्वल्स टू a टू द पावर 5 माइनस 2 पॉजेस नो सोल्यूशन, पॉजेस नो सोल्यूशन, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसा चीज आपको कंडीशन दिया, क्या दिया कि कोई सोल्यूशन नहीं, अब हम इसको खुद से देखें। हम जब इसको देखें तो ये कौन से टाइप का हमको दिखा, होमोजीनियस की नॉन होमोजीनियस? नॉन होमोजीनियस। हमको पता चल गया नॉन होमोजीनियस है और कोई सोल्यूशन नहीं है, तो इसका मतलब हम क्या लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स मेथड कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो होगा इज 0 ना। हाँ ठीक है, और इसके साथ में एडजॉइंट ऑफ ए और इसका मल्टीप्लीकेशन बी के साथ, दिस पार्ट नॉट इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, यही सीखे थे ना। तो बस आपको ये बताया गया कि कितना सोल्यूशन इसमें होगा, कंडीशन दे दिया, उसके अकॉर्डिंग आप निकालिए कि हाँ क्या क्या हो सकता है। अब इसको आपको फुलफिल कराना है और किसका वैल्यू निकालना है, ए का। एक ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका, जब मेरे ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आया है तो वहां पे कोई नहीं देख रहा है कि हम किस तरीके से बना रहे हैं, तो क्यों नहीं थोड़ा हम शॉर्टकट में चले जाएं। नो सॉल्यूशन का मतलब हम लोग जो सिंपल स्ट्रेट लाइन के बेसिस पे सीखे थे, क्या सीखे थे? नो सॉल्यूशन पैरेलल लाइन। नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइन, ठीक है। तो पैरेलल लाइन का क्या कंडीशन होगा? पैरेलल लाइन का कंडीशन होगा कि a1/a2 जो होता है इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। सीखे थे, पढ़े थे ये, ठीक है। तो हमको इसको या इसको दोनों में से किसी को भी यूज करके क्वेश्चन बना देना है, ठीक है। अब जब कभी भी आपके पास टाइम का कमी रहेगा तो हम तो कभी नहीं बोलेंगे ना आपको कि आप एडजॉइंट निकालिए, क्योंकि आप समझ रहे हैं एडजॉइंट निकालना मतलब कम से कम आपको 3 स्टेप करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये लेंथी है। तो यहाँ पे शॉर्टकट कौन से तरीके से जा सकते हैं? सेकंड वाला, लाइन के कॉन्सेप्ट से। लाइन के कॉन्सेप्ट से a1 के प्लेस पे आप क्या रखेंगे? a स्क्वायर, इस कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस कॉन्सेप्ट से। a1 की जगह a स्क्वायर बाई a2 की जगह a इज इक्वल्स टू फिर कितना 2 माइनस a
बाई कितना 2a माइनस 1 इज नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2 मीन्स कितना, बोलिए। प्लस माइनस 1 है सर। हाँ ठीक है, 4 प्लस ए स्क्वायर। और नीचे क्या लिखा जा सकता है, देखिए c जो होता है, अगर आपको याद होगा कि इसके लेफ्ट में होता है, ठीक है, इसके लेफ्ट में होता है, तो आप c ये यूज कर ले a5 माइनस 2। अब देखिए क्योंकि a का नंबर ऑफ वैल्यूज पूछा, तो नॉट इक्वल्स टू का तो मेरे पास कोई काम ही नहीं है, ठीक है, उसको हम यूज नहीं करेंगे। तो हम किसको यूज करेंगे, हम यूज करेंगे ये वाला, और इसके बेसिस पे कैलकुलेशन किया जाए। इसके बेसिस पे कैलकुलेशन यहां से a इज इक्वल्स टू 2 माइनस ए बाई 2a माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सिंपल इक्वेशन सॉल्व करना है। 2a स्क्वायर माइनस ए, 2a स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल्स टू 2 माइनस ए, 2 माइनस ए, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद a स्क्वायर किसके बराबर 1, तो a का वैल्यू क्या आया प्लस माइनस 1, ठीक है, प्लस माइनस 1। अब जब आप वहां से ना प्लस 1 पुट करेंगे तो ये कितना आएगा 1, और ये कितना आएगा 1, 1 बाई 1 1 आया। अच्छा एक बार यहाँ पे 1 पुट करके देखिए कितना आ रहा है 5, और ये कितना माइनस 1, तो नॉट इक्वल सेटिस्फाइड। आपको ये भी चेक करना है कि कोई सेटिस्फाई इसको मत कर जाए, ठीक है। माइनस 1 रखिए, माइनस 1 कितना आया 3, यहाँ माइनस 3 ना, तो ये माइनस 1 हो गया, माइनस 1 रखिए 5 है ना, और माइनस 1 रखिए यहाँ पे तो माइनस 3, फिर से ये इसके इक्वल नहीं हुआ, मतलब कि a इक्वल्स टू 1 भी पॉसिबल, a इक्वल्स टू माइनस 1 भी पॉसिबल। तो टू वैल्यूज ऑफ a, टू वैल्यूज ऑफ a, a का कितना वैल्यू हो सकता है 2 वैल्यू हो सकता है कि इसमें से कोई एक वैल्यूएशन अगर इसको सेटिस्फाई कर जाता कि ये इसके बराबर होगा, ठीक है, तब हम एक भी वैल्यू नहीं ले सकते, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है, किसी को कोई डाउट है? चलिए बढ़िया, ठीक, कंप्लीट करेंगे। और एक क्वेश्चन बोलिए बोलिए। माइनस नहीं होगा सर, क्या नहीं होगा, डी के पास माइनस इक्वल टू के उस करके से इधर लाइन पे माइनस होना चाहिए ना, यही वाला ना। हाँ ठीक है, देखते हैं एक चीज, C1 जो होगा वो होगा माइनस 4 प्लस ए स्क्वायर, और C2 जो होगा वो होगा माइनस ए स्क्वायर A5 माइनस 2, यही ना होगा। जब C1 बाई C2 करेंगे ना तो ये कट जाएगा ना, समझे। हाँ रेशियो निकाल रहे हैं ना, इसलिए वो पता नहीं चला। चलिए एक और क्वेश्चन, सेम ऐसा ही क्वेश्चन दे रहे हैं आपके लिए, ठीक है, सॉल्व कीजिएगा। अच्छा किसी को इस बात में कोई दिक्कत नहीं ना, ले लीजिए जो क्लिप ले रहे हैं, मेरा फोटो मत कीजिएगा बोर्ड के साथ, समझे। एक नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ ए बी सी, ठीक है, क्या करना है हम लोग को, फाइंड नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स, फाइंड नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ ए बी सी फॉर विच ax minus by is equals to 2a minus b, c plus 1x plus cy is equals to 10 minus a plus 3b. 10 minus a plus 3b has infinite solution and x is equals to 1, y equals to 3 is one of the solution, ठीक है। और इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है ना, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन माने 1 ट्रिपलेट होगा, या फिर एग्जैक्टली 2 ट्रिपलेट होगा, एग्जैक्टली 3 ट्रिपलेट होगा, ठीक है, या फिर इनफाइनाइट ट्रिपलेट होगा,
इनफाइनाइट ट्रिपलेट होगा। ठीक है, ट्रिपलेट मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे ऑर्डर्ड पेयर निकालते थे हम लोग 1 2 का, ट्रिपलेट मतलब क्या, 3 3। ठीक है, ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट में किसका, ए बी सी, आपको ए दिख रहा है, बी दिख रहा है और सी भी दिख रहा है। ठीक है, इसका कितना पॉसिबल वैल्यू हो सकता है वो निकालना है आपको। कंडीशन बता दिया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कौन से टाइप का सिस्टम है मेरे पास, ये सिस्टम होमोजीनियस की नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, बिल्कुल ये वाला, ये वाला। ठीक है, और इसमें क्या बोला ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोला, तो ये तो इसके इक्वल हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू C1/C2। बस यहां से कैलकुलेशन कीजिए, यही लगाना ही है आपको, कीजिए। जैसा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2 लेके चलेंगे, क्योंकि अपने क्वेश्चन में ये बोला गया। अच्छा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना, तो यहाँ नॉट इक्वल्स टू क्यों, ये भी तो इक्वल्स टू होगा, क्योंकि उस टाइम में तो कोइंसिडेंट लाइंस होगा। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कोइंसिडेंट लाइन के कारण A1 की जगह पे A और A2 की जगह पे क्या लिखेंगे, C+1, B1 के प्लेस पे -B और B2 के प्लेस पे C इज इक्वल्स टू C1 के प्लेस पे। तो देखिए ये रेशियो आएगा ना, तो साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख लेते हैं 2A - B और डिवीजन में 10 - A प्लस 3B। ऐसा एक बार इसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो जब हम लोग ये वाला पार्ट लेके चलेंगे तो यहां से ये कहा जा सकता है कि AC दैट इज इक्वल्स टू -BC और -B। यहां से इधर साइड में अगर हम लोग थोड़ा कन्वर्ट कर ले तो C कॉमन लेके A प्लस B दैट इज इक्वल्स टू -B। तो C अगर रिक्वायरमेंट होगा तो लिखा जा सकता है -B/A प्लस B होगा। अगर रिक्वायरमेंट हुआ तो C क्या लिखा जा सकता है, -B/A प्लस B होगा। दूसरा एक और पार्ट, इसको इसके साथ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट इसके साथ सॉल्व हो रहा है। देखिएगा, ये तो फर्स्ट हम लिए, हाँ, इसको सेकंड हम लेके चल रहे हैं ये इसके साथ। तो लिखा जा सकता है -B/C इज इक्वल्स टू 2A - B और डिवीजन में कितना 10 - A प्लस 3B। इस प्लेस पे C को हटाते हैं। ठीक है, C को हटाते हैं। जैसे C को हटाएंगे तो किससे हटा सकते हैं, -B/A प्लस B। बस यही वाला पार्ट पुट कर रहे हैं, तो -B/A प्लस B इज इक्वल्स टू 2A - B बाई 10 - A प्लस 3B। ये हो जाएगा। अब ये तो कट गया, A प्लस B ऊपर चला गया, तो A प्लस B इज इक्वल्स टू 2A - B बाई 10 - A प्लस 3B। ऐसा एक कंडीशन आया, ये B लिखा था। ठीक है, ऐसा एक कंडीशन आया। अब सोचिए मेरे पास ये जो वैल्यू दिया है किसी कारण से ही ना दिया होगा कि ये एक सॉल्यूशन है, तो एक बार आप अपने इक्वेशन में पुट कर दीजिए, वहां से आपको वैल्यूएशन मिलेगा कुछ, और फिर इसमें पुट करना होगा वो वैल्यू चेक करने के लिए। ठीक है, तो x के जगह पे पुट x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू 3। तो जो मेरा फर्स्ट इक्वेशन था वो क्या बना, a - 3b इज इक्वल्स टू 2a - b। देखिए ये रिलेशन देगा ना a और b में, एक तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, 2a को इधर लेके आ रहे हैं तो -a हो जाएगा, और 3b को उधर भेज दिए तो इज इक्वल्स टू 2b हो जाएगा। तो कहा जा सकता है a जो है वो -2b के बराबर, a जो है वो -2b के बराबर। आप इसमें हर एक a के जगह पे -2b पुट कीजिए, एक b का वैल्यू आएगा, एक b का वैल्यू आएगा। ठीक है, दूसरा आप यहां से भी निकाल सकते हैं एक और कंडीशन। समझिए इसको क्या करना है, ये जो निकला है इसको इसमें पुट करना है, और एक जगह था ना कहीं, इसको यहां पे पुट करना है। ठीक है, यहीं पे एक बार सोचिएगा, a की जगह क्या लिखे, -2b, a की जगह क्या लिखे -2b, तो -b और नीचे भी -b, 1 आएगा। यस सर, C इक्वल टू 1 आ गया। तो C इक्वल्स टू 1, समझे ना, एक वैल्यू आया। ठीक है, यस सर। अब वैसे ही एक और सेकंड इक्वेशन से हम निकाल रहे हैं, ताकि अगर दूसरा पॉसिबिलिटी हो तो निकले। तो यहां पे पुट करना और यहां पे पुट करना है, दो जगह पे पुट करना है। ठीक है, अगला और सेकंड इक्वेशन से
सेकेंड इक्वेशन जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें x के जगह पे 1 और y के प्लेस पे 3, तो कितना आ जाएगा c प्लस 1 उसके साथ में प्लस 3c इज इक्वल्स टू 10 माइनस a प्लस 3b। तो इसको लिख सकते हैं कितना 4c इज इक्वल्स टू 9 माइनस a प्लस 3b। एक ये भी रिलेशन अपने पास है। तो देखिए c जब निकल जाएगा और ये वैल्यू आप यहां पुट कीजिएगा तो हो सकता है a और b में से कोई आ जाए। तो जब आपके पास एक c निकल गया, एक a या b मिल गया, यहां पे पुट कीजिएगा तो एक दूसरा a या b मिल जाएगा। समझे, ट्रिपलेट पॉसिबल हो सकता है। कैलकुलेट कीजिए कॉपी पे, बस इसी के लिए हम रुके हुए हैं। इसमें पुट करके देखिए क्या आ रहा है। b के जगह पे -2 भी डाल देंगे, b के जगह a के जगह पे हम लोग -2 भी डाल देंगे। -2 कहां से है? निकल गया है। यस सर, तो एक इक्वेशन आ जाएगा। नहीं वो नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे b बोले कि a बोले -2। जैसे माइनस a जो है वो हो जाएगा। अच्छा हाँ, ये भी कर सकते हैं। a के जगह पे हम लोग -2 भी पुट कर दिए, ठीक है। a के जगह -2 भी पुट कर दिए और c अपने पास कितना आया था 1, तो वहां से भी वैल्यू निकलेगा, ठीक है। 9 + 5 भी हो जाएगा सर। हाँ, तो -5 = 5 b = -2। इसमें a के जगह पे अगर -2 भी पुट कर दें तो ये 5b हो गया, तो 5b, ठीक है, 5b प्लस 9 इज इक्वल्स टू c। हम लोग यहां से अभी देख चुके थे कि 1 आ रहा है, 1 नहीं -1 आया था ना, नहीं 1 आया था, हाँ ठीक है। तो ये उधर चला जाएगा, तो b का वैल्यू जो होगा वो -8/5 हो सकता है, ठीक है। लीजिए मिल गया, b मिल गया। अब आप यहां पे पुट कर दें तो a मिल जाएगा। इसमें कुछ पता चला किसी को? सर 4c है। कौन? यस सर 4c है। अच्छा ठीक है, तो 4c है, ये 4c, तो ये 4 हो जाएगा। 3b है। ये सर 5b, हाँ -5 -5/5 -1, b -1 आ गया। b -1 सर b = a/2 कर लेंगे, a2 आ जाएगा सर। a कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो एक वैल्यू हम लोग को मिला, उसके अलावे तो और कहीं भी क्वाड्रेटिक नहीं बना, सब जगह लीनियर बना, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे तो आपको ऐसा पता चला, क्योंकि हम इसको पूरा सॉल्व करा रहे थे, नहीं तो हम आपको बता रहे हैं जब भी क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होने लगे ना, आप क्या कीजिएगा, यहां से देखिए लीनियर इक्वेशन है एबीसी का। लीनियर इक्वेशन अगर है, ए का कहीं पे भी पावर 2 नहीं आया, बी का पावर 2 नहीं आया, सी का पावर 2 नहीं आया, अगर किसी का पावर 2 नहीं आया तो कितना पॉसिबल वैल्यू हो सकता है? 1। तो एक वैल्यू ए का, एक वैल्यू बी का, एक वैल्यू सी का, तो कितना ट्रिपलेट बना? 1, ठीक है। तो इस पूरे क्वेश्चन में कितना ट्रिपलेट हो सकता है? 1 ट्रिपलेट हो सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? 1। समझ में आया? अगर आपके पास टाइम है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को पूरा बनाइए, मगर हर एक क्वेश्चन के साथ कुछ कंक्लूजन निकाल के अपने दिमाग में बिठाते रहिए कि बाय द वे कभी ऐसा अपने पास डिस्क्राइब्ड वे में क्वेश्चन आया तो हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि ये पूरा का पूरा लीनियर इक्वेशन है, यानी पावर 1 के साथ है, तो कितना पॉसिबल वैल्यू? 1। और एक पॉसिबल वैल्यू ए का, बी का, सी का, तो ट्रिपलेट कितना बना अपने पास? 1, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1। बोलिए किसी को कोई डाउट है इसमें कुछ समझने में? थोड़ा आगे बढ़ा जाए इसमें। अब जो क्वेश्चन है आपके पास आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और बाय द वे जो नहीं बना, चाहे वो कंपटीशन लेवल का हो या फिर अपने स्कूल लेवल का हो, तो स्कूल वाला थोड़ा लेंदी रहेगा और कंपटीशन वाला आप देखें कैसे शॉर्ट में बनाना है कंडीशन के साथ, आप ट्राई करेंगे उसमें, ठीक है। बाकी इसका क्वेश्चन जब हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे ना, तो उस टाइम में फिर से इसका क्वेश्चन आता है, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ऐसा करके, तो उस टाइम में एक बार फिर से ये उठेगा और डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी से उस टाइम में हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वो थोड़ा सा यही क्वेश्चन ही रहेगा, मगर बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट रहेगा, ठीक है। आगे प्रोसीड करते हैं। लिखिएगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स उसको रो ऑफ मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं।
यानी रैंक के लिए कौन सा नोटेशन यूज करेंगे? रो। आप इसको फिजिक्स में यूज करते हैं ना डेंसिटी की तरह, रो, ठीक है। तो रो ऑफ द मैट्रिक्स वो क्या रिप्रेजेंट करता है? रैंक ऑफ द मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हमेशा हम लोग क्या करेंगे निकालने का तरीका, मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए है 1 2 3 2 0 1 -1 1 0, ठीक है। कुछ भी 3x3 का एक मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। इसके लिए हम लोग डिटर्मिनेंट वैल्यू सबसे पहले निकालते हैं। डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाले 1 टाइम क्या मिला हमको? 0 -1 -2 टाइम 0 +1 ठीक है, +3 टाइम्स ये हो गया 2 -0। तो ये वैल्यूएशन कितना मिला? -1 और -2 -3 और +6 दैट इज इक्वल्स टू 3। अगर 3 आया तो हम डिक्लेयर करेंगे नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। किसी भी एक मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 होता है तो वैसे केस में हम लोग बोलते हैं कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर के लिए ही अभी डील कर रहे हैं। जो स्क्वायर नहीं होगा उसका रैंक थोड़ा दूसरे तरीके से निकालते हैं, उस पर भी डील करेंगे। अभी हम मेन बात कर रहे हैं किस पे? स्क्वायर मैट्रिक्स पे। एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकालें। डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 आया तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी उसके अंदर कितना रो है, कितना कॉलम है, क्या ऑर्डर है, एग्जैक्टली वही उसका रैंक होगा। तो अभी अभी कौन सा बात बोले कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ एनी मैट्रिक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, ठीक है। इफ कब? इफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू 0, अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं होता है तो वैसे केस में उस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो उसके नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम या उसके ऑर्डर के बराबर होता है, ठीक है। बाय द वे अगर 0 हो गया तो क्या करेंगे? ये एक नंबर कंडीशन था रैंक पे। दूसरा, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होता है और ये मैट्रिक्स कैसा? nth ऑर्डर का था, देन ये बात कंफर्म है कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज लेस देन n। अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाए तो वैसे केस में उस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो उसके ऑर्डर से हमेशा कम होता है। अब 1 यूनिट कम होगा, 2 यूनिट कम होगा, ये नहीं पता, तो निकालने का तरीका क्या होगा? आपको करना क्या है? फॉर विच फाइंड ऑल माइनर्स ऑफ ऑर्डर। कौन से ऑर्डर का? ऑफ ऑर्डर n-1 क्रॉस n-1। क्या आप इसका मीनिंग समझे? मान लीजिए जैसे 3x3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, हाँ, मान लीजिए 3x3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है तो उसका माइनर कितने ऑर्डर का होता है? 2x2। तो अगर n×n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसका एक यूनिट लेस वाला माइनर कितने ऑर्डर का होगा? n-1 क्रॉस n-1 होगा। समझे ना? ये वही चीज लिखे। अगर आप उसका माइनर निकालें, फॉर विच फाइंड ऑल माइनर्स ऑफ ऑर्डर n-1 क्रॉस n-1। इफ एनी वन माइनर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। आप सारा माइनर निकाले n-1 क्रॉस n-1 का, और अगर उसमें से कोई एक भी, आप सब निकाले, उसमें से अगर कोई एक भी माइनर नॉट इक्वल टू 0 होता है, देन रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू n-1। उस टाइम में मैट्रिक्स का रैंक किसके बराबर होगा? n-1 के बराबर। मीनिंग क्या हुआ ना, समझिएगा। ये तो थ्योरेटिकल बात है, आप इसको नोट कर लेंगे, आप इसके स्नैप ले लेंगे, तो आप है इसको बाद में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तरीका क्या कहता है समझिएगा। मैट्रिक्स दिया 4x4 का, ठीक है, मैट्रिक्स दिया 4x4 का।
डिटर्मिनेंट निकाले 0 आ गया, तो प्रोसीड करेंगे कौन से माइनर पे, 3x3 पे। तो मेरे पास 3x3 का जो माइनर आएगा, कितना माइनर आएगा, 16 माइनर निकालेंगे। 16 माइनर में से अगर एक भी माइनर 16 माइनर में से अगर एक भी माइनर मेरा नॉन जीरो हो गया तो रैंक कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, अगर सारा माइनर जीरो हो गया तो प्रोसीड कहां करेंगे, 2x2 पे। अगर 2x2 में एक भी माइनर नॉन जीरो निकल गया तो रैंक कितना हो जाएगा, 2। अगर सब का सब जीरो आ गया तब फिर हम लोग कहां प्रोसीड करेंगे, 1x1 पे। तब हम लोग कहां प्रोसीड करेंगे, 1x1 पे। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग माइनर कैलकुलेट करते चलेंगे। जिस किसी भी प्लेस पे अगर माइनर नॉट इक्वल टू 0 वैल्यू देता है, एग्जैक्टली वही रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता है। ठीक है, सुनिएगा, एक क्वेश्चन पूछते हैं। मान लीजिए जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 3 2 5 7 2, कितने ऑर्डर का, 4x4। एक कंडीशन क्या हुआ ना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, रैंक बोलिए ए का, पता नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 हम बोले थे। ठीक है, तो रैंक कितना हो गया, 4। मान लीजिए जैसे इसका हम माइनर निकालें, ठीक है, और माइनर 1 3 नॉट इक्वल टू 0, ये छोड़ दीजिए, अब माइनर हम निकालें और माइनर 1 3 नॉट इक्वल टू 0, रैंक बोलिए 3। ठीक है, क्योंकि 4x4 का माइनर कितने ऑर्डर का, 3x3, और माइनर निकालने का जरूरत ही कब बना, जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो गया तब। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट मेरा 0, तो हम माइनर निकालें और एक माइनर नॉन जीरो मिल गया, तो इसके बेसिस पे हम रैंक ऑफ ए कितना बोलेंगे, 3। ये कब का बात है, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे रैंक निकालना है, कोई दिक्कत। सबसे पहले ना एक मैट्रिक्स लिए ए। ठीक है, मैट्रिक्स हम लेके चले कुछ ऐसा 1 2 5 0 3 3 2 4 10। ठीक, अभी देखिए फर्स्ट रो और सेकेंड रो को अगर आप देखिएगा ना तो इसमें R1 बाई R2 ये 1/2 है, देखिए चेक कीजिए, है ना, तो सेम प्रोपोर्शन में है, तो बाई द प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, वो डिटर्मिनेंट में पढ़ेंगे, अभी आपको प्रॉपर्टी का कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करें कि सिंपल आप इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल के देख लीजिए, वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0। जैसे ये 0 हुआ, ठीक है, तो हम लोग प्रोसीड करेंगे कहां, कैलकुलेट माइनर, कैलकुलेट माइनर, तब हम लोग माइनर निकालेंगे। तो एक माइनर M11 देखिए कितना आ रहा है, 3 माइनस 0, 3 आया, माइनर कैलकुलेशन तो है ना, ठीक, तो कितना आया, 3 माइनस 0, सही है, यस सर, गलत है, यस सर, देखिए इसका माइनर निकाल रहे हैं ना, तो 30 माइनस 12, इसका रो और कॉलम छोड़ेंगे ना, 30 माइनस 12 कितना होगा, 18। खैर हमको बस इससे मतलब है कि माइनर जो निकला ये नॉट इक्वल टू 0, और ये माइनर कितने ऑर्डर का था, 2x2 ऑर्डर का था, हाँ कि ना, यस सर, माइनर 2x2 ऑर्डर का है ना, यस सर, हाँ, तो अगर माइनर 2x2 का है और वो नॉन जीरो आ गया, वैसे केस में जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगा दैट इज इक्वल्स टू 2। समझे, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाले, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाले, 0 आया तो प्रोसीड करेंगे उसके माइनर पे। एक माइनर निकाले 0 आया तो दूसरा निकालेंगे, तीसरा निकालेंगे, चौथा निकालेंगे। अगर कोई एक भी माइनर नॉट इक्वल टू 0 हो गया, वैसे केस में जो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स होगा वो माइनर के ऑर्डर के बराबर होता है। ठीक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, माइनर के ऑर्डर के बराबर होता है। कब, जब कभी भी डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स 0 होता है तब। ठीक है, बस 2 ही कंडीशन होता है इसमें, और ये पूरा कैलकुलेशन कौन से टाइप के मैट्रिक्स के लिए है,
स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ये अभी आपको जो कैलकुलेशन और कंडीशन बताएं, क्योंकि दोनों में डिटर्मिनेंट ही यूज है, तो वो केवल कौन से टाइप के मैट्रिक्स के लिए है? स्क्वायर मैट्रिक्स। जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता है उसके लिए कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो अगले क्लास में सीखेंगे। उसमें एक ऑगमेंटेड फॉर्म आता है और इकेलॉन फॉर्म आता है। तो पहले हम आपको इकेलॉन फॉर्म बताएंगे, उसके बाद ही हम उसका है ना रैंक बता सकते हैं। रैंक के बेसिस पे भी जो सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन होता है वो डिटरमाइन किया जाता है। वो भी हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। अभी थोड़ा सा समझ में आया ना रैंक किसको कहते हैं, ठीक है। बस इसको एक बार घर पे अपने से ना बढ़िया से पढ़ के एक एग्जांपल लेके खुद से देख लीजिएगा, ठीक है। ज्यादा अभी रैंक में काम नहीं करना है। आज इंट्रोडक्शन था, अगले क्लास में मेन हम लोग रैंक पे काम करेंगे। आज के लिए आपका काम क्या होगा ना, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का जितना क्वेश्चन बना सकते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल, स्कूल लेवल, वो सब बना लीजिए, ठीक है। आर.डी. शर्मा बुक में क्या कीजिएगा कि किसी एक एक्सरसाइज कौन सा 8.1, ठीक है, 8.1 एक्सरसाइज का आंसर देखिएगा। आंसर में जो भी आंसर x अगर k के फॉर्म में दिया है, y k के फॉर्म में दिया है, मतलब समझिएगा वो क्वेश्चन कौन से टाइप का है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। ऐसे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये क्वेश्चन इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला है। वैसा क्वेश्चन आपको बोले थे ना 2 क्वेश्चन ट्राई कर लेने के लिए, ठीक है। तो वहां से ढूंढ के बना सकते हैं। हाँ, और कोई दिक्कत हुआ तो हमको फिर मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी अगले क्लास में फिर ओके, थैंक यू।